नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त आप देख रहे हैं एनबी न्यूज का स्पेशल बुलेटिन अपनो उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में आए भूकंप से हड़ताल हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड सरकार और जनता नेपाल के साथ खड़ी है। रात्रि जो भूकंप आया उससे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में काफ़ी जनहानि हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है और सैकड़ों लोगों के हताहत होने का समाचार मिल रहा है। बहुत ही दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन सभी के परिवारजनों को और शक्ति दे। ऐसे कठिन समय में हम सभी लोग उत्तराखंड के, यहाँ के, भारत के सभी लोग हम उनके साथ हैं। हर तरीके से हमारा उन सभी के प्रति हमारा सहयोग भी है और मृत आत्माओं को बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नैनीताल में विद्या भारती के आवासीय विद्यालय पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विद्या भारती का एक अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसके लिए सब मिलजुल कर इस काम को पूरा करें। सीएम धामी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में अपनों के बीच आया हूँ। ये विद्यालय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना और आज ये विशाल परिवार का रूप ले चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि दान कर शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज ये विद्यालय पूरे देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश में भी अपनी पहचान और साख बना चुका है। वर्मा और अन्य देशों के बच्चे यहाँ भारतीय संस्कृति की शिक्षा लेने आते हैं। सनातन से जुड़े रहने वाले यहाँ के पूर्व विद्यार्थी देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा विद्यालय भविष्य में भी सफलता के नए नए नित नए आयामों को छूता रहे, उसको स्थापित करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर बताया कि ये विद्यालय अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि जो दान करी, जो शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया, उसके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से एक महान कार्य किया, क्योंकि शिक्षा के लिए इस प्रकार से त्याग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, उनका एक नए आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। आज के इस समारोह में मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके बीच में आकर और इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर मैं अभिभूत हूं। और आप लोगों के बीच में आकर जब भी मैं छात्रों के बीच में जाता हूं, विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं, तो मुझे अपने बचपन का स्मरण होने लगता है। और मैं अपनी बचपन की जो छात्र जीवन की स्मृतियां हैं, मैं यहाँ आकर भी जब हमारे विद्यार्थी अपना यहाँ से अभिनय कर रहे थे, अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन के अपने बाल्यकाल से जिस प्रकार से जीवन में शिक्षा अध्ययन के लिए प्राइमरी पाठशाला से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो सभी कालखंड मुझे यहाँ पर स्मरण हो रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वर्षों से अधर पर लटके जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यूपी के 2 जिलों की तहसीलों को भी जमरानी बांध बनने से सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। जमरानी बांध परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। लेकिन इसकी कास्ट अधिक आने की संभावना है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि इसके निर्माण में कोई दिक्कत न आए।
मैं अभिभूत हूँ और गदगद हूँ। जमरानी बात के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसी पंजी, इला पंजी, बाबा जी, बल्लाद जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बात पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो। और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। लगातार मैं मॉनिटरिंग करते रहा, एक एक स्टेप करके देखते रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। 3 जुलाई 2019 को मुझे पहली बार संसद में जाने पर, पहले सत्र चलने पर, पहले ही बार में जमरानी बात का जो सवाल है 0 आवर में उठाने का मौका मिला। ये मेरी मेडन स्पीच रही। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 15 दिन में उन्होंने तत्काल उत्तराखंड के अधिकारियों को बुलाकर सारी रुकावटों को दूर किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, जब जब केंद्र ने जो सहायताएं चाहिए है तुरंत बिना विलंब के उनको भेजा। मेरी उनसे लगातार वार्ता और कॉरेस्पॉन्डेंट होते रहा। मैं निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी का, पेयजल मंत्री जी जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने पग पग पर इसकी जो कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करने में भूमिका निभाई। एडीपी द्वारा ये स्कीम ली गई थी, लेकिन अगर एडीपी करती तो 2025 से इसका काम शुरू होता या नहीं होता वो भविष्य के गर्भ में था। जब उनकी मंशा हमने जान ली कि 25 से पहले वो कोई काम करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हमने अधिकांश दूरियां भी कम कर दी थी, कमियां भी पूरी कर दी थी, तब भी वो इसे आगे नहीं ले जा रहे थे। तब जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो आई उसी समय आ गई। हमने परीक्षण कराया और खुशी भी हुई हमको, शायद इसमें आ सकती है, परीक्षण में इसमें आ सकती थी। उसकी लिखत पढ़त चलाई, मुख्यमंत्री जी ने लिखा, हमने लिखा और सारे विभाग ने लिखा। उसकी परिणति ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया जब से ये योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जब से गई तब से संकट ही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में सियासी पारा एक बार फिर गर्म होने लगा है। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। एक और जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ होता था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आता है, हाईकोर्ट में वो करता है, लेकिन आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं इस मामले में? देखिए, पहली बात मैंने कल बहुत स्पष्ट किया है कि जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए कहा है और मैं प्रारंभ से इस बात को कह रहा हूं, सीबीआई जांच में जो भी दोषी होंगे, जांच से पहले किसी की सजा का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। और सजा का प्रावधान होता तो जिस हाई कोर्ट ने उनके नाम को इंगित किया है वही हाई कोर्ट व्यक्ति को सजा देने के लिए सक्षम है। क्योंकि जांच की बात की है, जांच से पहले इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करना, ये मुझे लगता है कम से कम वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। अध्यक्ष जी, आप कहा ना, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने विषय को रखने का। और मैं फिर कह रहा हूं, पुष्कर सिंह धामी जी अखबार में आई हुई एक एक शिकायत की जांच करते हैं और जांच के बाद सजा होती है। यही तो बौखलाहट कांग्रेस की है। उनके कालखंड में केवल चर्चा होती थी, कार्रवाई कुछ होती नहीं थी। आज चर्चा के साथ साथ कार्रवाई हो रही है, उसकी बौखलाहट है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश स्तरीय जिला सम्मेलन कराने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कमाऊ मंडल की काशीपुर में और गढ़वाल मंडल की हरिद्वार में भी पिछले दिनों बैठक की गई थी, जिसमें कैंडिडेट्स और सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 3-4 दिन पहले ही देवप्रयाग में एक बैठक ली गई थी, जिला सम्मेलन भी वहां हुआ था। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से दोबारा जिला सम्मेलन शुरू हो रहा है। यह जिला सम्मेलन कांग्रेस के जिला मुख्यालय में 13 जिलों में होने जा रहा है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन करने की तैयारी भी पार्टी कर रही है और कार्यकर्ताओं को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है।
नहीं, हमारी तो तैयारी हो गई शुरू। हमने कुमाऊं मंडल की काशीपुर में और गढ़वाल मंडल की हरिद्वार में बैठक ली थी, सारे जिलाध्यक्षों की, वहाँ के कैंडिडेट्स की, सीनियर लीडर्स की। उसके बाद हमने देवप्रयाग से अपनी शुरुआत की है। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारी देवप्रयाग में जिला सम्मेलन हुआ है। 16 तारीख से लगातार हमारे अब जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं दोबारा, और 13 के 13 जो हमारे प्रशासनिक जिले मुख्यालय हैं उनमें ये सम्मेलन होंगे। उसके बाद विधानसभा वाला ये करे जाएंगे, फिर ब्लॉक वाइज किए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी है। और हमारे ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर राज्य के लोगों को बिजली के बिल में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर सूबे में राजनीति भी होने लगी है। एक साल में 2 बार बिजली की कीमतों में इजाफा होने हुआ है। महंगाई से अभी निजात देने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ऊर्जा विभाग बिजली की दरों को एक साल में 2 बार बढ़ा रहा है, जिससे लोगों की आर्थिकी पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बिजली की दरों में इजाफा होना विभाग का काम है। विभाग को लाइनों की मुरम्मत से लेकर बिजली की कीमतों को निर्धारित करना होता है। अगर इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है तो यह कांग्रेस की निजी राय है। लोगों को सरकार सुविधा देने का काम कर रही है, जिससे लोग बिजली की आपूर्ति भरपूर लाभ ले सके। इन भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ, जिनकी सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, कि हिम्मत है तो चुनाव से पहले बढ़ाओ ना। आप क्यों ठीक चुनाव मार्च में होगा और अप्रैल से आप दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं बिजली की। साल के 2 बार आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपने जो डबल इंजन की सरकार मांगी थी जनता से, वो फुसबम साबित हुई। वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जो गरीब आदमी को आप महंगाई और बेरोजगारी से तो वैसे ही मार रहे हैं, आप ये बिजली की और पानी की दरें बढ़ाकर तो उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अप्रैल से बढ़ाने का मन बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तक आप चुनावी पुलाव भी खूब परोसेंगे। मैं कह तो रही हूँ, अगर साहस है तो चुनाव के दौरान बढ़ाकर दिखाइए। देखिए, जहां तक प्रश्न है विद्युत विभाग के टैरिफ को बढ़ाने की बात है, तो विद्युत नियामक आयोग जो है वो ये तय करता है कि विद्युत के दर बढ़ाए जाने हैं या घटाए जाने हैं। जो भी आपूर्ति है विद्युत की और दूसरे जो उनके खर्चे हैं, लाइन का जो खर्चा होता है, लाइन डैमेजेस होती हैं, इन तमाम विषयों पर उनका जो है बार बार उनकी बैठकें होती हैं और वो तय करते हैं क्या होना है। अभी ऐसा प्रस्ताव है और लग रहा है कि बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार का इस ओर संज्ञान है और अगर आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं पर कोई ज्यादा असर ना हो, उसके लिए सरकार कुछ रियायत देगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार उसका जो फैसला है लेने से पहले तमाम विषयों पर देखे कि उपभोक्ताओं पर कोई अधिक भार न पड़े। वैसे भी उत्तराखंड राज्य खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक इन्वेस्टर समिट की जानकारी पहुंचा रही है। इसी कड़ी में देहरादून में महानगर कार्यालय में धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्वेस्टर समिट में हो रही MOU पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 93,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं, जो प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से 40,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए थे, जिसके बाद कोरोना काल आ गया था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे प्रदेश का विकास होना निश्चित है। देखिए, जब जब हमने प्रयास किए हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिला है। अगर मैं पीछे से प्रारंभ करूं, और लगभग 1.25 लाख करोड़ के MOUs हुए थे, जिनमें से तमाम दिक्कतें, क्योंकि कोरोना काल उसके बाद शुरू हो गया था, बहुत सारी दिक्कतें उसके कारण आप पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आई है। उसके बावजूद 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पर ला पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ये अपने में बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उससे पहले के
अगर 17 सालों का ड्यूरेशन हम देखें तो इतना इन्वेस्टमेंट 17 सालों में मिलाकर नहीं आया था। इसी प्रकार इस समय भी हम लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगभग 94,000 करोड़ के एमओयूज हमारे हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय उत्तराखंड को ला पाएंगे और जो आगे चल के उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। रुद्रपुर शहर के प्रीत बिहार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल में एक दिन के मासूम की मौत हो गई। अस्पताल में इससे पहले भी कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए। वहीं बच्चे की मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच कर अस्पताल के लापरवाह डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। एडमिट किया था जी, बच्चे को था रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर साहब बोले कि तो भर्ती कर दिया जाए, आपका बच्चा था ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, 48 घंटे हमें समय दीजिए, ठीक हो जाना। कोई बात नहीं, नॉर्मल है बच्चा नॉर्मल था। उसकी डिलीवरी हुई थी चीमा हॉस्पिटल में, बेहिचक का था, मतलब सबको ज्यादा मूवमेंट भी कर रहा, हल्के सांस में दिक्कत हो रही थी। यहाँ कितने बजे लाए थे आप? यहाँ लाए थे 5 बजे शाम को 5 बजे हमने एडमिट किया। उसके अगले दिन उसकी ऑक्सीजन लेवल हटा दी गई, ऑक्सीजन लगी थी, ऑक्सीजन हटा दी गई। अगले दिन डॉक्टर साहब बोले अगले दिन तक मतलब सही हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल हटा दी थी। अब बढ़िया था, मूवमेंट कर रहा। सिस्टर हमारी आई, मिल के गई दोपहर में 1 बजे। बच्चा रो रहा था, दूध भी पी रहा, सारी बातें कर रहा था। जरा बाहर को जाइए, उसने बोला कि दवाई देंगे बच्चे को, आप बता बाहर जाइए। हमने ठीक है, बाहर उन्होंने दवाई दी, बाहर है, फिर तुरंत ही अंदर गए। भैया कह रहा था इसको एडमिट करना पड़ेगा मेडिसिटी हॉस्पिटल में, इससे ज्यादा उस पर रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे उस पर रखने के। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा दर्दनाक हादसा है और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे यहाँ के पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 25 के सुशील यादव जी, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी है, जो इसी वार्ड के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि ऐसा एक 7 साल का बच्चा, 7 दिन का बच्चा और उसकी डेथ हो गई है। तो मुझे लगा भी कोई लापरवाही छोटी मोटी हो सकती है, डॉक्टरों से भी लापरवाही हो जाती है और कई बार बच्चे की किस्मत भी ऐसी होती है, बीमारी ऐसी होती है। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसे अस्पताल में हुई कि जिस अस्पताल के पास उस इलाज करने की कोई डिग्री नहीं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुरंत मौके पे जाऊंगा मैं। और यहाँ आने के बाद मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद यासीन नाम का डॉक्टर, जो पुराना बताया जा रहा है कि रामपुर से है, यासीन पासा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में नगर निगम के रिकॉर्ड रूम का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि प्रथम चरण में जो रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशंस किए थे, उसके अतिरिक्त भी हम बाकी बचे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशंस करेंगे। उन्होंने बताया कि उसका काम भी शुरू हो चुका है, बशर्ते रिकॉर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द डिजिटाइजेशंस के कार्य को पूरा कर दें। देखिए, उसमें प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि जो हमने प्रथम चरण में रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए थे, उसके अतिरिक्त भी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हम डिजिटाइजेशन करेंगे। उसका भी काम हम लोगों का शुरू हो चुका है। थोड़ा सा रिकॉर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस कारण समय लग रहा है, परंतु कोशिश ये है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरे की कवायद तेज हो गई है। रैन बसेरे की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि रैन बसेरों में जो भी इंतजाम नहीं है, उनको जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश नगर निगम की टीम को दिए गए हैं। चौक चौराहे पर अलावा की व्यवस्था के लिए भी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। परिसर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और कंबल बिस्तर तक यहाँ आदि का पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने के निर्देश नगर निगम के कर्मचारियों को दिए गए हैं। देखिए, रैन बसेरों में जो है अलाव की व्यवस्था से लेकर ये दिसंबर जब हमारी बारिश में जो है ठंड बढ़ जाती है, उस समय हमारे रैन बसेरों की व्यवस्था होती है। रैन बसेरों के लिए व्यवस्था ठीक करने के लिए मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि जो रैन बसेरे हैं, यहाँ लोगों को
जो जिनको रात को छत नहीं मिलती उन लोगों को वहाँ रखना है। व्यवस्थाएं सारी चौक चौबंद होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वहाँ की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और किसी किस्म की भी पानी की व्यवस्था, किसी किस्म की उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को कहा है। जो अलाव की व्यवस्था है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे धीरे धीरे जो है, हमारे पिछली बार जो हमने 40 स्थानों में अलाव जलाए थे, ऐसी इस बार भी जो है जहां जहां जरूरत होगी वहां अलाव जलाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऋषिकेश के मनीराम मार्ग पर शहर के प्रतिष्ठित मिठाई व्यापारी ने एमडीए के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है। मामला संज्ञान में होने के बावजूद एमडीडीए अभी तक अवैध बहुमंजिला इमारत पर कार्रवाई नहीं कर सका है, जिससे विभागीय अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसडीएम ने मामले का संज्ञान में होने की बात कहकर जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। कि एमडीडीए लगातार इसमें अवैध निर्माण को लेके माननीय उच्च न्यायालय के भी इसमें सख्त निर्देश हैं और एमडीडीए के द्वारा अपने स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सीलिंग करने के बाद भी जिन लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी उनके खिलाफ जो है एमडीडीए के द्वारा आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है वहां पे एमडीडीए के जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको लगातार मुआयना करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सर, एक प्रोसेस हम मनीराम रोड की एक्चुअली बात करें, वहाँ 2-3 मंडे कुछ छोटी से इलाके में बहुत ऊंची नदी और उनके नक्शे भी पास नहीं है, कुछ नहीं है। इन पे कब कार्रवाई होगी, क्योंकि रात दिन का लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, मनीराम मार्ग और विस्थापित कॉलोनी ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो इसमें जो प्राधिकरण के सहायक अभियंता और अवर अभियंता है इनको बिल्कुल एक अभियान के तौर पे फील्ड इंस्पेक्शन करते हुए और जो फील्ड की रिपोर्ट है उसके आधार पे कार्रवाई करने के लिए निर्देश। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।